नमस्कार, स्वागत है आपका शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें मरु कोकिला भी कहा जाता है, या यूं कहें कि राजस्थान गीत का वो दूसरा नाम है, ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थानी फोक सिंगर सीमा मिश्रा जी की। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही कि राजस्थान की जब हम फोक गीत की बात करते हैं तो एक दूसरा आवाज़ शायद ही कोई होगा जो सीमा मिश्रा की आवाज़ नहीं पहचानता। सिंगिंग आपने कह सके शौकिया तौर पर शुरू किया था या फिर बाय प्रोफेशन आपकी शुरुआती तौर से चॉइस यही रही? नहीं, मुझे बचपन से गाने का शौक़ था और मैं स्कूल वगैरह में गाती थी, कंपटीशन में, एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेती थी और मतलब मैं एनी टाइम घर में भी गुनगुनाती रहती थी। तो प्रोफेशन नहीं था, मेरा पैशन था गाना और मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी कोई गाने का कार्यक्रम हो तो मैं चाहती थी कि उसमें मैं परफॉर्म करूं और मुझे सुने लोग। तो बचपन से ही ये इच्छा थी गाने में आने की। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत स्कूल से हुई। शुरुआत तो फिर हम लोग कोटा रहते थे, मेरी पढ़ाई 8 तक कोटा में हुई। तो वहाँ पर एक ऑल इंडिया कंपटीशन हुआ ये मास्टर मदन की स्मृति में, जो आज भी होता है सुर संगम संस्थान के द्वारा। उसमें मैंने भाग लिया बाल वर्ग में, तब मैं 10 साल की थी। तो उसमें मैं फर्स्ट आई बाल वर्ग में। बस तभी से फिर मेरी गाने की स्टेज पे शुरुआत हो गई। वहाँ की जो लोकल ऑर्केस्ट्रा थी उनके साथ मैं गाने लगी। चूँकि मैं बच्ची थी तो मुझे 1 या 2 गाने ही गाने के मौके मिलते थे। तो इस तरह से फिर शुरुआत हो गई मेरी गाने और की। उस तरह से तो शुरुआत हुई जैसे कि आपने कहा कि, और हमेशा से ही शौक रहा है गाने का। पहला अगर कमर्शियल ब्रेक की बात करें तो वो कौन सा था, कब मिला, किस उम्र में मिला और कौन सा गीत था जो आपने गाया? अगर मैं बात ऑडियो की करूं, ऑडियो कैसेट्स की, तो पहला ऑडियो कैसेट मेरा 93 में आया था। फतेहपुर में एक मंदिर है दो जाटी बालाजी, मेरा पहला ऑडियो उनके भजन का निकला था। तब से फिर मैंने और मेरे बड़े भैया को ये लगा कि हमको इस फील्ड में आगे आना चाहिए। तो हम पहले ननिहाल रहते थे, वहाँ से हम जयपुर शिफ्ट हुए 95 में। फिर हमने अपने पैसों से रिकॉर्डिंग करी। एक लहरियो करके एक कैसेट आया था राजस्थानी, वो यहाँ की लोकल कंपनी थी क्लासिक ऑडियो, उससे हमने निकाला और वो बहुत फेमस हुआ। आज भी वो बहुत से घरों में मिल जाएगा आपको सुनने को। बस पहला राजस्थानी वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद मैंने 99 में मैं वीणा के मालू अंकल से मिली और तब से फिर वीणा के साथ काम किया और आज यहाँ पर हूँ। तो वो गीत भी ज़रूर सुनना चाहेंगे, हम शुरुआत ही उसी से करना चाहेंगे। जी, मेरा पहला ऑडियो जो हनुमान जी का था उसके भजन की 2 लाइन सुनाऊंगी। जी जी। आओ आओ जी बालाजी मोरे आंगना, आओ 2 जाटी वारे मोरे आंगना, आंगणिए मारी तुलसी उड़ी के, कद पावा दर्श सुहावना, आओ आओ जी बालाजी मोरे आंगना। तो ये मेरा पहला ऑडियो था जो मैंने 93 में रिकॉर्ड किया और यहीं से सफ़र शुरू हो गया कमर्शियल तौर पर भी अगर बात करें तो। अब जब कोई सिंगिंग में आता है और उसको प्रोफेशन के तौर पे चुना जाए तो परिवार से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि एक माँ बाप की भी इच्छा होती है कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ऐसे बने, पढ़ाई करके आगे जाए या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाए। परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिला, खासतौर से आपकी माँ का? जी, मैं कहना चाहूँगी कि मेरी माँ की हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि वो भी इस लाइन में आना चाहती थी गाने में। वो बहुत अच्छा गाती हैं और लिखती भी हैं, लेकिन वो पुराना दौर था कि महिलाओं को, बच्चियों को स्टेज पे गाना अलाउ नहीं था। तो मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं नहीं आई तो मेरी बेटी आनी चाहिए और मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया। साथ ही मेरे बड़े भाई राजीव भैया, हम दोनों बहन भाई गाने के लिए जाते थे प्रोग्राम में। भैया भी अच्छा लिखता है, हमने भजन खूब रिकॉर्ड किए। भैया लिखता था और हम दोनों बहन भाई गाते थे। तो परिवार से तो पूरा सपोर्ट मिला है इस फील्ड में आने के लिए। और मेरी माँ ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, यहाँ तक कि परिवार के लोगों से के खिलाफ जाके मम्मी ने मुझे इस लाइन में लेके आई। यानी मुश्किलें खड़ी हुई थी। बिल्कुल। कई बार होते रिश्तेदार नहीं मानते, कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, हाँ। गाना बजाना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी आपको? बहुत बहुत। परिवार में बहुत सारे ऐसे रखे गए मम्मी के सामने कि अगर आपकी बेटी स्टेज पे गाएगी तो हम आपसे रिश्ता तोड़ देंगे। बहुत से ऐसे मौके आए, लेकिन मम्मी ने किसी को महत्व नहीं दिया, मुझे महत्व दिया कि मुझे मेरी बेटी को आगे पहुंचाना है। और आपके पिताजी का भी सपोर्ट रहा है? पिताजी का रहा पूरा, बट पिताजी जॉब में थे तो वो पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। तो ये काम मम्मी करती थी हर जगह लेके जाने का।
और यानी कह सकते हैं कि आपकी माँ ने अपने सपने को आपके ज़रिए जिया है और जी रही। और हमने सुना है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग में जाती थी आपकी मम्मी आपके साथ ही जाती थी। बिल्कुल, मम्मी या बड़ा भाई दोनों में से एक होता था हमेशा साथ में। ऑडियो ही ज़्यादातर हुए या फिर जैसे इसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, आप लोग एल्बम निकालने लगे, वीडियोस में आने लगे, तो ऐसा भी आपने कभी ट्राई किया? मेरे पास बहुत सारे कॉल भी आते थे और सब बोलते थे कि सीमा जी की आवाज़ तो हम सुनते हैं, वो है कैसी, उनको वीडियो में भी लाइए आप। और काफ़ी बार अंकल ने भी मुझे बोला था कि वीडियो में आ, शूट में आ, लेकिन मुझे शुरू से पसंद नहीं था कि मैं शूटिंग वगैरह में जाऊं। मैं इसी में खुश थी कि लोग मेरी आवाज़ को पहचानते हैं, मुझे दिखने का कभी शौक था ही नहीं और मैं बहुत कम वीडियो में और ये लोगों के लिए भी सस्पेंस है कि अगर सीमा मिश्रा नाम भी पहचानते, आवाज़ भी पहचानते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अब तो खैर नजर आ ही जाते हैं, लेकिन पहचानते हैं, लेकिन अभी भी मुझे पूरा नहीं पहचानते हैं। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। राजस्थानी फोक गीत से आपको पहचान मिली, राजस्थानी फोक गीत में क्या आपकी रुचि थी या फिर गाते गाते ही ऐसे इंटरेस्ट आने लगा और आपको मन उसी में लगने लगा, कैसे था ये? मैं बचपन से गीत वगैरह सुनती थी, मम्मी मुझे सुनाया करती थी, जैसे घर में कोई भी फंक्शन हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, पर वो शब्द मुझे समझ में नहीं आते थे क्योंकि ग्रुप में महिलाएं गाती थी, तो मम्मी मुझे उनके शब्द बताया करती थी, ये शब्द है, इसका ये अर्थ है। तो जब मैंने पहला राजस्थानी रिकॉर्ड किया तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मैंने गाया और उसमें क्लियर एक एक वर्ड का मीनिंग मुझे पता था। तो धीरे धीरे फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उससे पहले मैं 2 या 3 राजस्थानी गीत ही गाया करती थी स्टेज पे। एक तो मोरिया गाती थी, उमराव गाती थी और बनारे, ये 3 गीत के अलावा मुझे और नहीं आते थे राजस्थानी। लेकिन जब मैं खुद गाने लगी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और फिर इतने हिट होने लगे गाने, तो मुझे ये लगने लगा कि क्यों ना हम राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, क्योंकि पहले हर जगह पंजाबी सुनने को मिलता था और जब से हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद हमारे भी गीत सुनने लगे फंक्शन में, तो बहुत खुशी होती थी कि अपने राजस्थानी गीत भी बज रहे हैं। तो फिर मैंने पूरी तरह से इसी और ध्यान दिया और राजस्थानी गीतों को बनारे जरूर सुनना चाहेंगे, उसकी भी जी। बनारे बागा में झूला घाल्या, बनारे बागा में झूला घाल्या, मारी बनी ने मारी लाडी ने मारी बनी ने झूलन दीजो, बना गेंद गजरा, मारी लाडी ने झूलन दीजो, बना गेंद गजरा। इससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। हम 5th-6th स्टैंडर्ड में थे और क्योंकि मैं एमपी से हूँ, राजस्थानी सॉन्ग में डांस करना तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये सॉन्ग ऐसा था जिसमें हमने जितनी बार परफॉर्म किया हमें उसमें अवार्ड मिला है। तो स्कूल का जो ग्रुप सॉन्ग होते थे, इसलिए मैंने कहा कि यार मुझे तो यकीन नहीं रहा कि आप ही सिंगर और आज आप भी बैठे हुए हो सामने। लेकिन बहुत ही दिलचस्प होते हैं राजस्थानी फोक की हम बात करें, भक्ति गीतों की बात करें तो उसमें भी आपका नाम सबसे आगे, बहुत सारे कैसेट्स उसमें भी रिकॉर्ड हुए। फोक गीत हो, भक्ति गीत हो, इंटरेस्ट आपका हमेशा से सब में रहा है या सिर्फ गायन में जो भी लिरिक्स आ जाए या आपको उसमें आवाज देना पसंद है? मैं गायन में या सब फिर कुछ, किसी एक में आपको ज्यादा रुचि है? मुझे सब गाना अच्छा लगता है, चाहे वो हिंदी हो, राजस्थानी हो या अपने भजन हो, सब गाना चाहूँगी। बस लिरिक्स मैं देखती ज़रूर हूँ कि जैसे लिरिक्स को महत्व ज़्यादा देती हूँ। जैसे राजस्थानी गीत बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि आपसे गवाना है, लेकिन अगर लिरिक्स अच्छे नहीं है तो मैं नहीं गाना चाहूँगी उसको। सोबर अगर लिरिक्स होंगी तो मैं गाऊंगी उसको। तो फिर भी ऑन एन एवरेज आपके कितने सॉन्ग्स आते हैं, कितना वक्त लग जाता है एक सॉन्ग को प्रिपेयर करना या फुल एंड फाइनल पहुंचने में? वैसे जब हम रिकॉर्डिंग पहले करते थे तो 8 गानों का एक एल्बम होता था, तो उसमें लगभग आप ये मान के चलिए 1 महीना लगभग पूरा लगता था रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने में, क्योंकि पहले रिहर्सल होती थी, फिर रिदम ट्रैक बनता था, फिर म्यूज़िक होता, फिर लास्ट में वॉइस होती थी, कोरस होता था, ऐसे करके पूरा 1 महीना उसको आने में लगता था तैयार होके। कई एल्बम तो ऐसे हैं, जैसे कुर्जा मेरा एक एल्बम है, उसको पूरा 1 साल लगा था तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उस पर बहुत मेहनत की थी और उसमें एक शब्दों पे ध्यान दिया गया था, तो वो पूरा 1 साल बाद रिलीज़ हुआ था। और क्योंकि एक लंबा सफ़र आपने तय किया है शुरुआती तौर से और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लेकिन इस सफ़र में कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आज याद करके भी बहुत खुशी महसूस होती है? बस सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की है कि मेरी माँ का सपना पूरा हुआ, वो जहाँ मुझे देखना चाहती थी आज मैं वहाँ हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं राजस्थान में जन्मी हूँ,
तो मुझे ये सौभाग्य मिला है कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का, और मैं उसमें बहुत हद तक सफल भी हुई हूँ। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। लता जी आपके आदर्श भी रही हैं और उनको स्वर कोकिला कहा जाता है, आपको मरु कोकिला कहा जाता है कि राजस्थान की स्वर कोकिला हैं आप। ये बड़ा टाइटल है, एक गर्व महसूस करने वाला टाइटल है। लता जी को भी आप उनको लेकर कैसे वो आदर्श बने, क्योंकि वो तो हर किसी के जो भी सिंगर होगा उसके लिए आदर्श है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। कभी आपकी क्या मुलाकात हो सकी या फिर कैसे आप उनको एडमायर करती रही हैं? बस मैं बचपन से पुराने गीत सुनने का शौक़ था और मैं लता जी के गाने सुनती थी और उनके गानों को सुन के मैं सीखने की कोशिश करती थी कि उन्होंने कहाँ मुर्की कैसे ली है, और उनको सुन सुन के ही मैं आज यहाँ तक आई हूँ। मम्मी गाइड करती थी लेकिन गाने मैंने ज़्यादा लता जी के सुने हैं और उनको सुनकर ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। जब आपको कोई राजस्थान की स्वर कोकिला कहता है तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो लता जी का आशीर्वाद ही मानती हूँ कि आज मुझे उनके नाम से भी जानते हैं राजस्थान में। कोई बोलते हैं कि आप राजस्थान की लता हो, तो ये वैसे मुझे बहुत सारे सम्मान मिले हैं लेकिन ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि उनके नाम से मुझे आज पहचान मिली है, जिनको सुन के मैं आज यहाँ तक पहुँची। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ तो सबके जहन में है ही। उन्हें किस गीत के जरिए श्रद्धांजलि आप देना चाहेंगे? गाने बहुत सारे हैं उनके, जो मुझे अच्छा लगता है उसकी 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। पिया तुम हो सागर, मैं प्यासी नदी हूँ। अगर तुम हो सावन, मैं जलती कली हूँ। बहुत खूब, बिल्कुल आवाज़ वैसे ही लग रहा है, सुनते जाओ बस। लेकिन आपके अगर सॉन्ग्स की बात करें तो मिश्री को बाग लगा दे, चांद चढ़ियो, गिगनार, बालम छोटो सो, बहुत सारे ऐसे सुपर हिट गीत। मतलब अगर हम सीमा मिश्रा की बात करें, उनके गानों की, गीतों की बात करें तो एक कह सकते हैं कि फुल स्टॉप नहीं लगेगा सुपर हिट गानों की बात करें। आपको इनमें से सबसे पसंद कौन सा गीत है? वैसे तो हर गीत एक के बाद एक आते हैं, सुपर हिट होते हैं, जितनी सफलता मिलती है सिंगर को उतनी ही खुशी मिलती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे सॉन्ग होते हैं जो आपके दिल से लगे होते हैं या आपको हर बार सुनना पसंद होता है या अपनी आवाज़ में वो सुनना बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कोई गीत जो आप गाने बहुत हैं लेकिन निर्मल अंकल का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा वीणा में था और उनके साथ सबसे ज़्यादा गीत मैंने उन्हीं के गाए हैं, तो मैं उन्हीं की कंपोजिशन एक सुनाना चाहूँगी। धक धक धड़के काल जो तो कुणी ने समझा, मैं बरजूरे बटौड़ा हंसूं, मत ना नैन मिला, खड़ी नीम के नीचे मैं तो एकली, जा तोड़ो बटाऊ माने छान छान देख ली, ओले छान देख ली, छान छान देख ली, ओले छान देख ली, छान छान देख ली, ओले छान देख ली, जा तोड़ो बटाऊ माने छान छान देख ली, ओले छान देख ली। हाँ, बहुत खूब। अवार्ड्स भी शायद इसलिए बहुत सारे आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, अनेक अवार्ड हर साल में हमने देखा भी आपके रिकॉर्ड्स में, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि आप अपनी किसे मानती हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि जैसा मैंने अभी कहा, एक तो लता जी के नाम से मुझे पहचान मिली है, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और दूसरी उपलब्धि ये है कि मैं अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हूँ और आगे भी इसी तरह करती रहूँगी, और इस अपनी भाषा को जितना मैं प्रमोट कर सकूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और ये अहम भी है कि लोग उतना राज्य और अपनी जो भाषा उसको छोड़कर आगे निकलते हैं कि जहाँ पर नाम शोहरत मिल सके, लेकिन इसे साथ लेकर चलना भी आसान नहीं होता है और आप बखूबी उसे निभा रही हैं इस जिम्मेदारी को भी। सीमा जी, चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे क्योंकि बेहद अहम है। देखिए, जब हमारे बीच में मरु कोकिला मौजूद हों तो हम उनके बारे में भी जानेंगे और उनसे गीत भी ज़रूर सुनेंगे, और भी आगे आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शख्सियत में हमारे साथ राजस्थानी फोक सिंगर सीमा मिश्रा जी लगातार बनी हुई हैं। सीमा जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम ब्रेक में जाने से पहले बात ही कर रहे थे और आपने कहा कि आपको अच्छा लगता है कि आप अपनी संस्कृति को, राजस्थान की भाषा को आगे लेकर चल रही हैं, लेकिन कभी जहन में ये नहीं आया कि लोग बॉलीवुड की ओर भाग रहे हैं, कभी वहाँ पर जाऊँ, ट्राई करूँ या फिर उस फील्ड में जाकर वहाँ नाम रोशन करूँ? कभी ये जहन में आया? आता है, मन में आता है, लेकिन चूंकि परिवार के साथ रहना ज़रूरी है तो परिवार को साथ लेके चलना भी ज़रूरी है, तो परिस्थिति ऐसी नहीं बन पाई कि मैं वहाँ जाऊँ और ट्राई करूँ। और फिर मैंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखा है, क्योंकि आज तक जो कुछ मिला ईश्वर की देन है। तो अगर मेरे किस्मत में होगा बॉलीवुड में जाना तो शायद ईश्वर अपने आप बुलाएगा। और यहाँ तक का सफर रास्ता बनाया या बनता चला गया? ये अपने आप बनता चला गया। कहीं कोई कोशिश नहीं, कहीं बिल्कुल, कुछ ऐसा कि मैंने कहीं कोई कोशिश नहीं की। करना पड़ा तो मेरा ये मानना है कि शायद अगर वहाँ मुझे पहुँचाना होगा तो ये रास्ता भी ईश्वर अपने आप दिखाएंगे। अच्छा, आपकी आवाज़ तो लोगों के जहन में है, राजस्थानी सुनने वाला और कोई भी शायद ऐसा होगा जो आवाज़ नहीं पहचानता होगा, लेकिन फिजिकली बहुत कम आपका अपीयरेंस नज़र आया और इसलिए लोग ज़्यादा बाय फेस नहीं पहचानते। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं आप गए हो, कोई ऐसा इंसिडेंट और लोगों ने पहचान लिया हो कि आप ही सीमा मिश्रा, या फिर नाम सुनकर पहचाना हो कि आप कहीं वो सिंगर तो नहीं? हाँ, अब थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे हैं, क्योंकि शोज़ काफ़ी होते हैं, तो जो लोग मुझे लाइव देख चुके होते हैं स्टेज पे, वो लोग पहचान जाते हैं। लेकिन उससे पहले जब शोज़ कम होते थे तो मुझे बहुत कम लोग पहचानते थे। मैं पहले वो वाकया सुनाना चाहूँगी, क्योंकि हम एक बार खाटू श्याम जी गए और ऐसे ही ऑडियो कैसेट्स की दुकान पे खड़े हुए, मैंने बोला कि भैया कोई ऑडियो कैसेट बताना कोई अच्छी। तो उसने मेरी ऑडियो कैसेट मुझे निकाल के दी। बोले ये लीजिए। मैंने कहा ये किसकी है? बोले ये बहुत अच्छे सिंगर है सीमा मिश्रा जी, उनकी गाई हुई है। उसको ये नहीं मालूम था मैं ही सीमा मिश्रा। तो, और अब चूंकि जानने लग गए तो, लेकिन कंफर्मेशन करते हैं पहले कि आप ही हो। हमको लग रहा है कुछ ऐसा कि आप शायद सीमा जी हो क्या, मतलब कंफर्म वो बोल नहीं पाते अभी भी। ये तो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। बाद में आपने बताया या नहीं बताया उन्हें? नहीं, मैंने नहीं बताया। भारत में तो वैसे बहुत शायद ही कोई जगह होगी जहां आपने परफॉर्मेंस नहीं दी हो, राजस्थान के अलावा भी। राजस्थान में तो और कोई पहचानता है, क्योंकि पूरे देश में मारवाड़ी राजस्थानी बसे हुए हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, कार्यक्रम भी होते रहते हैं। लेकिन कभी अगर मौका विदेश की धरती पर गाने का मिलता है तो उसके लिए भी क्या आप तैयार हैं? क्या आपको बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं चाहूँगी कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं जाऊँ और अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करूँ। वैसे काफ़ी सारे कॉल आते हैं बुलाने के लिए, लेकिन एक स्टेज अच्छा मिले तो ही मैं बाहर जाना चाहूँगी। ऐसे छोटे मोटे फंक्शन के बहुत सारे आते हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ उनको जाना। आज की अगर युवा पीढ़ी की बात की जाए तो राजस्थान की बात करें, फोक सिंगर्स हैं, भक्ति गीत सभी सुनते हैं और ओकेजनली सुनना पसंद भी करते हैं। आपको लगता है कि इसकी जो लोगों की पसंद है या युवाओं की पसंद है वो भी इसमें है, या फिर आपको लगता है कि युवा दूसरी दिशा में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। और मैं ये कहना चाहूँगी जो राजस्थान से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जैसे आसाम और कलकत्ता, बॉम्बे जो लोग रह रहे हैं, उनकी रुचि बहुत ज़्यादा है राजस्थानी गीतों में। मैं शोज़ करने जाती हूँ तो देखती हूँ कि शायद राजस्थान में रहने वाले अपनी भाषा नहीं बोलते हैं घर में, लेकिन जो बाहर में रहते हैं उनके बच्चे घर में मारवाड़ी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, और वो इन गीतों को सुनते हैं और उन पे डांस करते हैं। तो ये सुन के बहुत खुशी होती है कि यूथ भी इन गानों को पसंद करता है। लेकिन पहले की अपेक्षा अभी इसमें इंटरेस्ट कम हुआ है, क्या आप ये मानती हैं, या फिर आपको लगता है कि इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत है? हाँ, थोड़ा कमी हुई है। इसके लिए मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ कि हमको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। मैं अपने घर से लेती हूँ कि आज मेरी बच्चियाँ हैं, मैं उनको ही राजस्थानी अगर गीत नहीं सुनाऊंगी या राजस्थानी माहौल घर में नहीं दूंगी तो उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि घर से अपने शुरुआत करेंगे तभी हमारी भाषा आगे और पहुँचेगी। आमतौर पर देखा जाता है लड़कियों के साथ होता है कि आप पहले किसी प्रोफेशन या उसमें चलते हो, बट शादी के बाद बहुत सारे बदलाव होते हैं, शादी के बाद जीवन में भी बदलाव होते हैं, और अगर संगीत की दुनिया से आप जुड़े हुए हो तो उसमें भी बदलाव होते हैं। तो क्या आपके जीवन में पहले से और शादी के बाद में कोई बदलाव आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। इसमें मेरे पति का सहयोग पूरा है, क्योंकि वो पूरा मैनेज करते हैं घर को।
यहाँ तक कि मेरे प्रोग्राम वगैरह में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। रिकॉर्डिंग मेरी वैसे ही चल रही जैसे पहले चलती थी, प्रोग्राम्स मैं वैसे ही करती हूँ, और साथ में मेरे सास ससुर का पूरा सपोर्ट है। जैसे मैं प्रोग्राम में जाती हूँ तो पीछे से पूरा घर संभालना, मेरी बेटियों को संभालना, तो ये घर के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो मेरे को परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता है ससुराल में। इसलिए घर और बाहर दोनों मैनेज करना आसान हो जाता है आपके लिए। हाँ। बेटियों का भी इंटरेस्ट है क्या सिंगिंग में? बेटियों का है, दोनों बेटियों को इंटरेस्ट है, लेकिन चूंकि वो पढ़ाई में है अभी, तो मैं उनको इस फील्ड में लाना नहीं चाह रही, क्योंकि फिर जैसे मेरा पढ़ाई से ध्यान हट गया था म्यूज़िक में आने के बाद, तो मैं चाहती हूँ वह पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे। बाकी गॉड गिफ्ट जैसे मुझे है वो बेटियों में ब्लड के द्वारा ऑटोमेटिकली आया है। आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके अभी, और कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं जो सुनने को मिलेंगे भविष्य में, इस पर काम चल रहा हो? अभी राजस्थानी गीत भी रिकॉर्ड किए हुए हैं जो अभी प्रोसेस में चल रहे हैं, जल्दी सुनने को मिलेंगे। अभी 1-2 हमने रीजनल भी किए हैं, कुछ भजन किए हैं, आरतियाँ की है, तो वो बहुत जल्दी यूट्यूब पे सबको सुनने को मिलेंगे। राजस्थान में ठीक है, अब तो काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन राजस्थान में बेटियों के लिए आसान नहीं रहता था जीवन, फिर चाहे पढ़ाई हो, नौकरी तो दूर की बात हो जाती थी, घर से बाहर निकलना तो दूर की बात होती थी। लेकिन क्या आपने इन चीज़ों को कभी फेस किया, या आसपास के लोगों को कभी आपने देखा हो कि इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं और उनसे निकालने में मदद मिली हो? बहुत से घर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि लड़कियों को नहीं गाना चाहिए या स्टेज पे नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है, और मैं उनको फिर समझाती भी हूँ कि नहीं, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि खाली पढ़ाई करना ही ठीक है, गाना अच्छी से इसमें क्या है, आगे जाके क्या मिलेगा, तो उनको फिर मोटिवेट भी करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं, ये एक अलग कला है, कला कोई भी हो, चाहे डांस हो, चाहे बस एक अपनी मर्यादा में रह के इसको आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा लेवल एक हासिल कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए और क्या सुनाना चाहेंगे? अभी गाने बहुत सारे हैं, तो मैं एक भजन सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था मेरा, कृष्ण कृष्ण बोलो एल्बम से था। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बहुत खूब। अभी भी क्या रियाज के लिए उतना ही वक्त देना पड़ता है, या पहले से अब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती? एक्चुअली मैंने रियाज कभी किया ही नहीं। मेरा रियाज केवल वही होता है, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, लता जी के सॉन्ग चला लिए, उसके साथ साथ गुनगुना रही हूँ, बस शुरू से आज तक मेरा यही रियाज है। प्रॉपर हारमोनियम लेके ये शायद ही कोई यकीन करेगा कि सीमा मिश्रा जो इतनी फेमस आवाज़ है, राजस्थानी फोक गीत को इतना आगे लेकर चल रही हैं, उनका कोई गुरु नहीं, उन्होंने कहीं से कोई सीखा नहीं है, नहीं तो जबकि संगीत की शिक्षा लेना कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है, ये कैसे मुमकिन हो पाया आपके लिए? ये बस ईश्वर की देन है, गॉड गिफ्ट थी, और मैंने अच्छे लोगों को सुना है हमेशा, और कोशिश करती हूँ वैसा ही गाने की। और आज भी कई लोग मैंने देखे हैं, बहुत से सिंगर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर उस गाने को निभा नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको गाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आज भी वही गाना परफॉर्म करूँगी, चाहे वो लता जी का हो या आशा जी का हो, किसी का भी हो। अगर मैं उसको पूरी तरह सही तरीके से गा पाऊँगी तो ही मैं उस गाने को स्टेज पे गाऊँगी, अन्यथा नहीं गाऊँगी मैं। तो ये मैं सबसे कहना भी चाहूँगी कि आप उसको प्रॉपर निभा सको तो ही उसको परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको जैसा उन्होंने गाया वैसा गा पाऊँ। तो मैं एक बार नहीं 10 बार सुनती हूँ गाने को, तो यही मेरा रियाज है, यही मेरी प्रैक्टिस है, और ये वही सब मेरे गुरु हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आपकी माँ क्योंकि सिंगर बनना चाहती थी, वो नहीं बन सकी, उस सपने को आपके ज़रिए वो जी रही हैं और आप उसे आगे लेकर भी जा रही हैं। आपके बड़े भैया भी ये सिंगिंग करते हैं, दोनों भाई। लेकिन जब अच्छा आप गाने लगते हो और परफॉर्म करने लगते हो, तो कभी तो लगा होगा कि किसी अच्छे गुरु से कुछ और सीखते हैं और बेहतर अपने आप को कैसा निखार सके, तो कभी सीखने का मन में आया क्या? मन में आता है, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सीख पाऊँ। फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम, तो मैं प्रोफेशन में आ गई थी, इसको अपना कमाई का ज़रिया मैंने बनाया था। तो पूरी तरह से उसमें हम लग गए थे दोनों बहन भाई, तो सीखने की तरफ कभी समय ही नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, सीखना सबको चाहिए, क्योंकि कई जगह मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने सीखा होता तो मैं ये कर पाती। तो मैं सबको कहना चाहूँगी, सीखना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस कभी किसी से नहीं मिली? नहीं,
और फिर जब मैं इस लेवल पर आ गई तो मैंने सीखने की कोशिश भी की, क्योंकि उस टाइम मेरे पास समय भी था और पैसा भी आ गया था। तो कई गुरुओं ने मुझे ये राय दी कि बेटा अब तू मत सीखना, क्योंकि अब तेरी जो गायकी है ना, वो जो अभी है ना, वो सीखेगी तो वो खराब हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। तो फिर और लोगों को पसंद यही है जी चल रहा है। तो मैंने फिर इसलिए ध्यान नहीं दिया फिर कभी। और सिंगर्स की बात करें तो आजकल इतने शोज़ होते हैं, हम राजस्थान से अगर निकल के बाहर बात करें, सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे सिंगर आते हैं और कुछ टाइम वक्त के बाद वो गायब भी हो जाते हैं। हर किसी को तो वैसे मौका नहीं मिल पाता। युवाओं के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो सिंगर हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, कई बार सफलता नहीं मिलती, क्योंकि उस सफलता का मुकाम उन्होंने बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है, जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, शोज़ होते हैं, उसके ज़रिए उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अच्छे गुरु से सीखें और अच्छे लोगों को सुने और उनको सुन के उनको उतारने की कोशिश करें। और ये नहीं कि एक प्लेटफॉर्म मिला हमको तो हम वहाँ से अगर हार गए तो दूसरी जगह नहीं जाएं। आप निरंतर प्रयास करते रहें और सच्ची लगन से आप काम करेंगे तो ज़रूर आपको मुकाम मिलेगा। और मैं भी आज नीचे से ही ऊपर उठ के आज यहाँ तक पहुँची हूँ, तो कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माने, निरंतर प्रयास करते रहें। चलिए सीमा जी, बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं और आपको बेस्ट विशेस भी कि दशकों तक आगे हम आपकी आवाज़ ऐसे ही सुनते रहें और राजस्थान की भाषा को, राजस्थान के फोक गीत को आप आगे ऐसे ही हर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएँ, फिर चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत शुक्रिया आपका शो में आने का। धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।